एवरीवन, अभी का जो टॉपिक है वो लेटेस्ट वाइब्रेशंस के रिलेटेड है और लेटेस्ट वाइब्रेशंस को हम स्टडी करेंगे मोनोएटॉमिक, डायटॉमिक या फिर इन जनरल क्रिस्टल्स के लिए, स्पेशली मोनोएटॉमिक एंड डायटॉमिक वन डायमेंशनल क्रिस्टल्स। और देन हम उनको आगे एक्सटेंड कर सकते हैं 3D के लिए भी और 2D के लिए भी हम बात कर सकते हैं। तो लेटेस्ट वाइब्रेशंस जो हैं, अगर हम थ्योरेटिकली देखना चाहते हैं कि लेटेस्ट वाइब्रेशंस, एक तो हम वाइब्रेशन के वे से जान सकते हैं वाइब्रेशन मींस के मोशन ऑफ द एटम्स। अगर इनकी लेट्स से इक्विलिब्रियम पोजीशन है किसी भी सिस्टम की, तो लेट्स से ये एक एटम है, ये यूनिट सेल है, तो इसका वाइब्रेट करना अबाउट इट्स मीन पोजीशन इज़ समथिंग दैट वी कॉल एज वाइब्रेशन। तो जब भी कोई भी बॉडी 0 केल्विन से अबव किसी टेम्परेचर पे होगी तो वो थर्मल वाइब्रेशंस रख रही होगी। थर्मल वाइब्रेशंस मीन थर्मल एनर्जी की वजह से उसके जो एटम्स हैं वो ऑसिलेशंस कर रहे होंगे बैक एंड फोर्थ अबाउट देयर मीन पोजीशन। और वो तमाम एटम्स जो कि लेट्स से अगर ये हम क्रिस्टल्स की बात करें, और सारे के सारे एटम्स जो हैं अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दैट थर्मल एनर्जी या फिर अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम एक्सटर्नल वेव जो कि इसको आगे हिट करती है, उसके इन्फ्लुएंस में आके ऑसिलेशन क्रिएट करती है। और वो ऑसिलेशन कोई स्पेसिफिक फ्रिक्वेंसी रखती है, स्पेसिफिक वेव वेक्टर रखती है और स्पेसिफिक उसकी स्पीड भी होती है। तो हम इन सारी चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं कि जब लेट्स से एक क्रिस्टल हमारे पास मौजूद है एट सम फाइनाइट टेम्परेचर टी, ठीक है, एट फाइनाइट कांस्टेंट टेम्परेचर टी पे अगर वो मौजूद है, तो वो उसकी जो वाइब्रेशंस हैं, जो वो ऑसिलेशंस कर रहा होगा, वो किस नौइयत की होंगी, उनकी क्या फ्रिक्वेंसीज़ होंगी, क्या वेवलेंथ्स होंगी और क्या उसकी स्पीड्स होंगी, ठीक है। और क्या डिफरेंट फ्रिक्वेंसी की वेवलेंथ्स की डिफरेंट स्पीड होगी या तमाम वेवलेंथ्स जो है एक ही स्पीड से मूव कर रही होंगी या फ्रिक्वेंसीज़ एक ही स्पीड से मूव कर रही होंगी। तो ये सारी चीज़ें हम देखना चाहते हैं कि जो लेटेस्ट वाइब्रेशंस हैं वो किस तरह की होती हैं, उनकी क्या मतलब रिलेशंस आते हैं हमारे पास फॉर अ क्रिस्टल। तो क्रिस्टल है तो ये एक पीरियोडिसिटी भी रखता है और पीरियोडिसिटी की वजह से हमें कुछ वेल डिफाइंड फार्मूलाज मिलते हैं। तो हम यही अब जानना चाहते हैं कि लेटेस्ट वाइब्रेशंस जो हैं कैसे वर्क करती हैं इन क्रिस्टल्स, और इसमें हम नॉर्मल मोड्स को स्टडी करेंगे। सेक्शन में फोनॉन्स के बारे में बताया जाता है कि एक तो हम लेटेस्ट वाइब्रेशंस को देख रहे हैं, लेटेस्ट वेव्स को देख रहे हैं, तो इसके अलावा हम अगर डिफ़ाइन करें इलास्टिक फोर्सेस जो कि एग्जिस्ट कर रही होती हैं सॉलिड्स में, और वो इलास्टिक फोर्सेस क्या होती हैं, वो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस होती हैं बिटवीन द टू एटम्स के। जब वो एक दूसरे से दूर जाने की कोशिश करते हैं तो वो फोर्सेस उनको करीब लाने की कोशिश करती है, और जब ये कंप्रेस होते हैं मतलब एक दूसरे की तरफ आ रहे होते हैं, तो एक इक्विलिब्रियम पोजीशन से ज़्यादा अगर वो दोनों करीब आ रहे हैं तो वो फिर रिपल्जन होती है, ठीक है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्जन। दूर जाते हुए अट्रैक्टिव फोर्सेस जो कि उन्हें उनके इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रहने के लिए मजबूर करती है, उसी तरह अगर वो ज़्यादा एक दूसरे के करीब आ रहे हैं तो वो फिर रिपल्सिव फोर्सेस एग्जिस्ट करती हैं। तो ये अट्रैक्टिव फोर्सेस जब वो दूर जाएं और जब ये रिपल्सिव फोर्सेस जब वो करीब आ रहे हों, तो ये ऐसे ही है जैसे रिस्टोरिंग फोर्स बिहेव करती है। तो ये रिस्टोरिंग फोर्स यहाँ पे ये इनके अट्रैक्टिव जो इनके जो बॉन्ड्स हैं, अट्रैक्टिव तो नहीं कह सकते, बॉन्ड्स जो हैं ये रिस्टोरिंग फोर्स का काम कर रहे होते हैं, और इन्हीं की वजह से इनमें जो है ऑसिलेशंस होती रहती हैं बैक एंड फोर्थ के। वो जब दूर जाते हैं तो वो करीब लाने की कोशिश करते हैं, जब वो करीब आ रहे होते हैं फिर वो दूर करने की, तो वो सच दैट कि वो इक्विलिब्रियम पोजीशन के अबाउट जो है ऑसिलेट करते रहते हैं। और इक्विलिब्रियम पोजीशन पे रुकते इसलिए नहीं है क्योंकि उनके पास एनर्जी मौजूद है, थर्मल एनर्जी मौजूद है, जो कि है काइनेटिक एनर्जी। थर्मल एनर्जी होती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल। तो जब तक उनके पास ये काइनेटिक एनर्जी, एवरेज काइनेटिक एनर्जी मौजूद है, वो मोशन करते रहेंगे, और मोशन करते रहेंगे मतलब बैक एंड फोर्थ मूव करते रहेंगे। तो ये फिर ऑसिलेशन इनमें होती रहती है। अब हम ये जो ऑसिलेशन है, इनसे जो वेव्स प्रोड्यूस होती हैं, हम उन्हें इलास्टिक वेव्स भी कह सकते हैं, क्योंकि ये इलास्टिक प्रॉपर्टीज़ ऑफ दी सॉलिड्स की वजह से ओरिजिनेट होती हैं। और इन्हें लेटिस वेव्स भी कह सकते हैं इन केस ऑफ लेटिस अगर हम बात करें, और ये इस तरह से हम इनको नेम्स कर सकते हैं। अब ये लेटिस वेव्स का जो क्वांटा होता है, जो एक पैकेट ऑफ एनर्जी जो कि इनडिविजिबल हो और पार्टिकल लाइक प्रॉपर्टीज़ रखता हो, क्वांटाइज्ड हो, उसको हम फोनॉन कहते हैं। कि जिस तरह फोटोन्स को डिफ़ाइन हम करते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के लिए एज अ पैकेट ऑफ एनर्जी, जो कि एज अ पैकेट ऑफ एनर्जी जो कि एनर्जी रख रहा होगा प्रोपोर्शनल टू द फ्रिक्वेंसी ऑफ द वेव, और ये इससे फर्दर डिविजिबल नहीं हो सकता, मतलब कभी ये हाफ HF नहीं आ सकता, बल्कि एक पैकेट है तो एक ही वो होगा। जस्ट लाइक पार्टिकल्स का होता है कि आपके पास ये 2 पार्टिकल या 2 इलेक्ट्रॉन होंगे
या एक इलेक्ट्रॉन होगा, कभी आपके पास आधा इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। इसी तरह आपके पास जो फोटॉन्स हैं या फोनॉन्स हैं वो भी क्वांटम की तरह आते हैं, पैकेट्स की फॉर्म में आते हैं, डिस्क्रीट फॉर्म में आते हैं कि ये 2 हो सकते हैं, 3 हो सकते हैं, 4 हो सकते हैं, कभी भी आधा या इस तरह से नहीं हो सकते, जस्ट लाइक पार्टिकल्स डू। तो और ये क्वांटाइज्ड होंगे और इनकी फिक्स्ड एनर्जीज़ होंगी। अगर वो HF है, इसकी एनर्जी आप ज़्यादा या कम नहीं कर सकते। एक फ़ोटोन अगर आपने इस फ्रिक्वेंसी के लिए जनरेट किया है तो आप जितनी भी इंटेंसिटीज़ के ये ऐड कर दें, ये उसकी जो एनर्जी है एक क्वांटा की वो बिल्कुल वैसी ही रहेगी। जबकि वेव्स के केस में होता है कि जितनी ज़्यादा वेव्स आप लेंगे उतनी ज़्यादा उसकी एनर्जी बढ़ती जाती है। तो ये फिर मतलब फोनॉन हम कहते हैं कि इट इज़ अ क्वांटा ऑफ वाइब्रेशनल एनर्जी ऑफ द लैटिस। वाइब्रेशनल एनर्जी का क्वांटा जो होता है उसको हम फोनॉन का नाम देते हैं। फोनॉन की वैसे क्लियर एविडेंसेस एग्जिस्ट नहीं करती जैसे फोटॉन्स की एग्जिस्ट करती है, जैसे फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट हो गया, कॉम्पटन इफेक्ट हो गया। लेकिन फोनॉन्स के लिए इनडायरेक्ट एविडेंसेस हैं, लाइक VC के स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी के जो नेचर है, उसका जो कर्व है, जो कि हम देखते होते हैं कि 0 टेम्परेचर्स पे वो कैसे वो चेंज होना शुरू हो जाता है, डिफरेंट बिहेवियर्स आ रहे होते हैं, उसको हम तभी एक्सप्लेन कर सकते हैं अगर हम वाइब्रेशन एनर्जीज़ को क्वांटाइज लें, मींस फोनॉन्स को कंसिडर करें। और इसी जब एक्स-रेज़ की या फिर न्यूट्रॉन्स की, इन पार्टिकल्स की, इनके साथ स्कैटरिंग को स्टडी किया जाता है तो इनइलास्टिक स्कैटरिंग होती है। और ये इनइलास्टिक स्कैटरिंग एक्सप्लेन की जा सकती है बाय द क्रिएशन और एब्जॉर्प्शन ऑफ 1 और मोर फोनॉन्स, कि एक फोनॉन जितना क्रिएट हुआ है वही उसी के करस्पॉन्डिंग लेट से एनर्जी मिसिंग होगी जो भी हमें स्कैटर्ड एक्स-रेज़ मिलेंगी उससे। तो यहाँ पे ये फिर इस तरह से इनडायरेक्ट ये एविडेंस है, लेकिन ये बहुत बड़ी स्ट्रॉन्ग एविडेंस है ये जो इनइलास्टिक स्कैटरिंग होती है एक्स-रेज़ या न्यूट्रॉन्स की। इनइलास्टिक स्कैटरिंग मीन्स के एक्स-रेज़ जो इंसिडेंट एनर्जी एक्स-रेज़ हैं जो आउटवर्ड हमें रिसीव होती हैं स्कैटर होकर, उनकी एनर्जी काफ़ी कम होती है और वो एनर्जी करस्पॉन्डिंगली अपीयर होती है एज फोनॉन इन द लैटिस। सो ये इसी तरह इसको स्टडी किया जाता है और इसकी डिटेल्स को जाना जाता है फोनॉन्स की एक्सपेरिमेंटली। तो ये फिर इस तरह से इसकी स्ट्रॉन्ग एविडेंस हमें मिलती है। और फोनॉन्स की जो एनर्जी है दैट इज़ जस्ट लाइक फोटॉन्स का फॉर्मूला, इसी तरह फोनॉन्स के लिए भी होता है E=HF, और F इज़ द फ्रिक्वेंसी ऑफ फोनॉन दैट हैज़ बीन जनरेटेड इन द फॉर्म, अगर हम उन्हें इन द फॉर्म ऑफ वेव्स कहें कि एज वेव जो जनरेट हुआ है, वेव्स जो जनरेट हुई हैं इन द लैटिस, कि लैटिस में जो एटम्स हैं जिस फ्रिक्वेंसी से वाइब्रेट कर रहे होंगे ये वो F फ्रिक्वेंसी होगी और उसके रिलेटेड जो क्वांटा होगा वो HF होगा। और वो भी ट्रांसफ़र ऑफ एनर्जी या फिर एब्जॉर्प्शन ऑफ एनर्जी क्वांटा की फॉर्म में, फिक्स्ड एनर्जीज़ की फॉर्म में ही करती है, उनके अलावा नहीं मिलता है। तो अगर हम क्लासिकली इस चीज़ को देखें तो क्लासिकली हम मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ जो हमने डिफ़ाइन की होती हैं सॉलिड्स की, कि उनका कोई इलास्टिक मॉड्यूलस होता है, ठीक है, E, और इसी तरह यंग्स मॉड्यूलस एक्सेट्रा। तो ये सारी चीज़ें हमने मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड्स जो कि मैक्रोस्कोपिक साइज़ में हमने डिफ़ाइन की होती हैं, हमने पता लगाई होती हैं। तो इनको यूज़ करते हुए अगर हम स्पीड ऑफ वेव को फाइंड आउट करना चाहें जो कि उस इलास्टिक मीडियम से मूव कर रही हो, जिसका इलास्टिक मॉड्यूलस E है और उसकी डेंसिटी जो है मास पर यूनिट वॉल्यूम जो है वो रो है, तो उसकी स्पीड जो वेव की होगी इन दैट मीडियम, इन दैट इलास्टिक कंटिन्यूस मीडियम मीन्स के एक एटम का दूसरे एटम्स के दरमियान का फासला ही नहीं गिना जा रहा। मतलब इसमें लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट आती है ना, कि जब आपके पास वेवलेंथ जो है काफ़ी बड़ी है और जबकि 2 एटम्स के दरमियान का फासला जो है वो बहुत ही कम है, तो ये वेवलेंथ इन दोनों को ऐसे ही देख रही होगी जैसे ये दोनों अलहदा नहीं है बल्कि एक ही सिस्टम है। तो इस तरह जब आपके पास लॉन्ग वेवलेंथ जनरेट होती हैं तो लॉन्ग वेवलेंथ्स के केस में ये होता है कि ये स्पेसिंग इतनी नेग्लिजिबल होती है कि ये लॉन्ग वेवलेंथ्स इसको ऐसे ट्रीट करती हैं जैसे स्पेसिंग इनके दरमियान है ही नहीं, जैसे आप आई थिंक इमेजिन कर सकते हैं। तो ये इसके मुकाबले में क्योंकि ये डिस्टेंसेस इन दोनों के दरमियान बहुत स्मॉल है, तो हम ये कहते हैं कि ये जो लॉन्ग वेवलेंथ लिमिट में जो वेवलेंथ्स होती हैं, ये जो वाइब्रेशनल वेवलेंथ्स प्रोड्यूस की जाती हैं वो इस सिस्टम को एज कंटिन्यूस मीडियम ही ले रही होती है, जैसे कि इसमें कोई डिस्क्रीटनेस है ही नहीं, डिस्टेंस मतलब एटॉमिक नेचर इसमें है ही नहीं जैसे। तो ये एज अ कंटिन्यूम इलास्टिक मीडियम की तरह बिहेव करना शुरू कर देता है। तो ये फिर इस केस के लिए हम क्लासिकली देखते हैं कि ये इस केस के लिए काफ़ी ठीक रहता है। लेकिन जब हम स्मॉल वेवलेंथ्स लेना शुरू कर देते हैं तो ये डिस्टेंसेस बिटवीन एटम्स देन काउंट्स और ये फिर कंसिडरेबल इफेक्ट रख रही होती हैं स्पीड्स पे। तो क्लासिकली वी कंसिडर द मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द सॉलिड्स
कि अगर एक वेव जनरेट हुई है किसी इलास्टिक मीडियम जिसका इलास्टिक मॉडुलस ई है और उस मीडियम का जो डेंसिटी है वो रो है, तो स्पीड ऑफ दैट वेव दैट इज़ जनरेटेड इनसाइड द मीडियम, या फिर जो प्रोपोगेट कर रही है या फिर वो खुद जनरेट कर रहा है, उसकी स्पीड जो है वो इसके इक्वल होगी। इलास्टिक मॉडुलस जो है वो इक्वल होता है स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन। स्ट्रेस इज़ फोर्स पर यूनिट एरिया एंड स्ट्रेन इज़ द डिस्प्लेसमेंट इट प्रोड्यूसेस ओवर ए। ठीक है, कि जब वो ये अगर इसकी इक्विलिब्रियम पोजीशन किसी एटम की ये है, ठीक है, और वो ओसिलेट कर रहा है, ओसिलेट करके यहाँ तक पहुँच गया है, तो जो इसने डिस्प्लेसमेंट किया वो ए है। ठीक है, और मैक्सिमम जितना वो जा सकता था किसी एटम तक, ठीक है, उसकी जो मैक्सिमम लेंथ थी दूसरे एटम से वो कैपिटल ए थी, तो ये डेल्टा ए बाय ए हमने वो कर दी। और एरिया जो है ये हम यहाँ पे क्यूबिक सिस्टम को ले रहे हैं, क्यूबिक क्रिस्टल को ले रहे हैं, इसलिए हर तरफ की लेंथ हम जो है ना ए ही लेंगे। तो फोर्स पर यूनिट एरिया, फोर्स हम यहाँ पे देखते हैं हुक्स लॉ से जो फोर्स आती है हम वो लेंगे डेल्टा ए, वो होती है ना के एक्स, एक्स जो होता है डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, तो डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, दिस इज़ मीन पोजीशन, और इससे डिस्प्लेसमेंट जो है डेल्टा ए है, तो इसकी जगह डेल्टा ए, के की जगह हम एक एफ फोर्स कांस्टेंट के तौर पे यहाँ पे लिखेंगे। ये डेल्टा ए एज इट इज़ डिवाइडेड बाय ए, अच्छा ये फोर्स लिखा डिवाइडेड बाय ए स्क्वेयर एज एरिया, तो अगर इनको डिवाइड हम करें डेल्टा ए बाई एफ बाई ए स्क्वेयर डिवाइडेड बाय डेल्टा ए बाई ए, तो ये डेल्टा ए कैंसिल, एक ए भी कैंसिल, तो ये एफ बाई ए हमारे पास आ चुका है। ई की वैल्यू जो है एफ बाई ए आ चुकी है, और रो जो है ये मास पर यूनिट वॉल्यूम है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूबिक सेल इज़, पर यूनिट सेल बात कर रहे हैं तो ये एम बाई ए क्यूब, एम इज़ द मास ऑफ द यूनिट सेल, और अगर वो यूनिट सेल परमिटिव है तो ये मास ऑफ वन एटम हो जाता है, लेकिन चलो वो इन जनरल। तो ई की वैल्यू हमने एफ बाई ए कैलकुलेट की, और ये रो जो है ये मास ओवर वॉल्यूम है, तो ये ए क्यूब ऊपर चला जाएगा, तो ये इसमें ए स्क्वेयर ऊपर बच गया, तो ए स्क्वेयर का अंडर रूट तो बाहर आ जाएगा, तो ये हमारे पास स्पीड बनती है इलास्टिक वेव की इन अ कंटिन्यूम मीडियम लाइक दिस। कंटिन्यूम इलास्टिक मीडियम के लिए ये हमारे पास स्पीड बनती है। ठीक है, तो ये स्पीड जस्टिफाइड भी है कि अगर हम यहाँ पे देखें तो एफ़ अगर ज़्यादा है तो मींस जो फोर्स है वो ज़्यादा है, अगर फोर्स ज़्यादा है बिटवीन टू नेबर्स एटम तो वो जल्दी एक दूसरे पे फोर्सेस लगा के जो है वेव को ट्रांसफ़र करेंगे बहुत जल्दी, तो हैंड स्पीड जो है प्रोपगेशन की वो भी ज़्यादा हो जाएगी, तो फोर्स ज़्यादा है। तो अगर मैस ज़्यादा है तो मैस ज़्यादा होगी तो उनकी एक्सेलरेशन कम होगी, तो वो फिर उनकी स्पीड को डिक्रीज़ करेगा मैस, तो ये इसलिए डिनोमिनेटर में मैस है, मैस ज़्यादा होगा तो स्पीड कम होगी, और फोर्स कांस्टेंट ज़्यादा होगा तो भी स्पीड ज़्यादा होगी इन दैट केस। तो ये क्लासिकली हमें ये फार्मूला मिलता है जब हम अगर मैक्रोस्कोपिक जो प्रॉपर्टीज़ हैं, मैक्रोस्कोपिक मैकेनिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड अगर हम यूज़ करें तो वो यूज़ करते हुए हमारे पास ये फार्मूला आता है स्पीड ऑफ इलास्टिक वेव इन दैट मीडियम, इन दैट मैक्रोस्कोपिक मैकेनिकल मीडियम, और ये फिर हम इस तरह से ये वेलोसिटी का फार्मूला फाइंड आउट कर लेते हैं। अब नेक्स्ट जो हम करेंगे मोनोएटॉमिक डायटॉमिक जो भी सॉलिड्स लेंगे उसमें हम एटम टू एटम चीज़ें लेंगे और उनके दरमियान के डिस्टेंस को हम कंसिडर करेंगे एज नॉन नेग्लिजिबल, और फिर देखते हैं कि हमारे पास तब रिलेशन क्या आता है अगर हम एटॉमिक नेचर को लें ना कि माइक्रोस्कोपिक साइज़ उसका लें।